व्हेन अ न्यू केस कम्स बिफोर अ यंग लॉयर, फ्रेश लॉयर, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डिटेल्ड प्रोसीजर्स नहीं पता होते हैं, केस के सारे स्टेप्स नहीं पता होते हैं, और कभी कभी उनके पास ड्राफ्ट वगैरह नहीं होते हैं. Hi everyone, welcome to my channel Law Vista. In this video we are going to study and we are going to see what is the mutual consent divorce petition and what is the detailed explanation, उसके procedures क्या है, सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं की कंडीशंस क्या होती है जब हम एक म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन को फाइल करते हैं बिफोर द ऑनरेबल फैमिली कोर्ट. तो पहली कंडीशन होगी दैट द पार्टीज मस्ट लीव सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर. दूसरी कंडीशन है बोथ द पार्टीज मस्ट गिव म्यूचुअल कंसेंट टू द डिवोर्स. थर्ड कंडीशन इज नो कोअर्जन, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस. दोनों पार्टीज जो है वो सेपरेटली रहना चाहिए एटलीस्ट 1 साल के लिए. दोनों पार्टीज रेडी होने चाहिए म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए, और कोई भी कोअर्जन, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टीज के बीच में नहीं होना चाहिए. फोर्थ कंडीशन इज कूलिंग ऑफ पीरियड. तो कूलिंग ऑफ पीरियड समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है और वो कब वेव हो जाता है. तो कूलिंग ऑफ पीरियड ये है कि जब पार्टीज को कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों पार्टीज म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो कोर्ट हमें 6 महीने का टाइम पीरियड देती है, और 6 महीने के टाइम पीरियड के बाद कोर्ट के थ्रू पास हो जाती है. तो ऐसे केस में जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो इसलिए दिया जाता है कि अगर पार्टीज के बीच में कोई भी सेटलमेंट का एलिमेंट बाकी है तो वो लोग अपने आपस के बीच में सेटलमेंट कर ले और वो लोग अपनी शादी को बचा ले. लेकिन ये कूलिंग ऑफ पीरियड वेव्ड ऑफ हो सकता है. ये कब हो सकता है? पहला कंडीशन है इफ सेपरेशन इज मोर देन 18 मंथ्स एंड बी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज लाइक एलिमनी, कस्टडी एटसेट्रा इज डन. अगर दोनों पार्टीज 18 मंथ से ज्यादा सेपरेटली रह रहे हैं या फिर उन लोगों के बीच में एलिमनी या कस्टडी को लेके ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुकी है. उसके बाद हम एक ब्रॉडली प्रोसीजर को समझेंगे, डिटेल में मैं बताने वाली हूँ. तो पहला जो प्रोसीजर होगा वो होगा हमें म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का एक पिटीशन ड्राफ्ट करना पड़ेगा, एक पिटीशन रेडी करना पड़ेगा. उसके बाद में हमें एग्जिबिट्स ऐड करनी पड़ेगी, जो भी हमारे पास एग्जिबिट्स है केस से रिलेटेड. थर्ड इज सिग्नेचर्स, पार्टीज की सिग्नेचर्स लेनी पड़ेगी ड्राफ्ट पर. फोर्थ इज ऑनलाइन फाइलिंग. अब हमें ई फाइलिंग पोर्टल पर केसेस को ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है, तो वो हम ऑनलाइन फाइल करेंगे. उसके बाद में अपीयरेंस होगा कोर्ट के सामने, और क्लेम एफिडेविट फाइल करनी हो जाती है आफ्टर 6 मंथ्स. 7th जो हमारी कंडीशन है, जो प्रोसीजर है, वो है सर्टिफाइड कॉपी फॉर डिवोर्स डिक्री. ये जो हो गया हमारा एक ब्रॉड ओवरव्यू हो गया प्रोसीजर को लेकर. इसके बाद हम समझते हैं कि जो सैंपल ड्राफ्ट है वो कैसा होगा. नाउ लेट्स डाइव इनटू द पिटीशन ड्राफ्ट. ये एक सैंपल है जो केस मैंने अभी रिसेंटली फाइल किया है. आप इसको रेफर कर सकते हैं अपने केस के लिए, और अकॉर्डिंगली जो डिटेल्स है वो आप चेंज कर सकते हो. सबसे पहले ऊपर टाइटल आता है और पार्टीज का नाम आता है. 2 पेजेस मैंने रोजनामा के लिए छोड़ दिए हैं, आप 1 पेज भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि 2 पेजेस कंपलसरी है. उसके बाद में यहाँ से हमारा जो मेन पिटीशन है वो स्टार्ट होता है. यहाँ पर पार्टीज की जो डिटेल्स होंगी, जैसे कि ऑक्यूपेशन, एज, डेट ऑफ बर्थ और जो एड्रेस होता है पार्टी का, वो सेल नंबर और ईमेल, ये दोनों पार्टीज की होंगी. यहाँ पे हम ये दोनों पैराग्राफ ऐड करेंगे. ये जो डैश है यहाँ पे आप लोगों को मैरिज जब सोलेमनाइज हुई थी, जो शादी की डेट है वो डालनी है. उसके बाद में ये वाला पैराग्राफ है टू द प्रिंसिपल जज एंड अदर ऑनरेबल जजेस ऑफ दिस ऑनरेबल फैमिली कोर्ट. जिस भी आप एरिया में ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. मोस्ट रिस्पेक्टिवली के बाद आपके पैराग्राफ जो फैक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे. अब ये आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, और इसके बाद आप लोगों को डिसाइड करना है कि कहाँ पे आप लोगों को चेंजेस करनी है अपने केस के अकॉर्डिंग. एग्जिबिट ए इज द ओरिजिनल फोटोग्राफ ऑफ देयर मैरिज. यहाँ पे मेरे एग्जिबिट ए जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है वो है. मेक श्योर कि आप जो फोटोज अटैच करते हैं वो ओरिजिनल हो, मैरिज से रिलेटेड. दूसरा पैराग्राफ जो होगा वहाँ पे हम लोग ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफिक्स करेंगे. अगर मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को यहाँ पे पैराग्राफ में ऐड करना है कि मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है. और इसके बाद में अगर आप की जो पार्टीज है वहाँ से अगर कोई चिल्ड्रंस है, पार्टीज की कोई चिल्ड्रंस है, तो चिल्ड्रन की डिटेल्स आपको डालनी है, और उनका नाम, उनका जो एज वगैरह है वो डालनी है. थर्ड पैराग्राफ में आप लोगों को मेंशन करना है जो भी डिफरेंसेस या डिस्प्यूट्स है पार्टीज के बीच में,
जिसकी वजह से पार्टीज ने डिसाइड किया कि अब वो इस शादी में नहीं रहना चाहते हैं। 4th पैराग्राफ में आप लोग एग्जैक्ट डेट मेंशन करेंगे कि जिस डेट से जो वाइफ है उसने वो मैट्रिमोनियल घर को छोड़ दिया है और अब वो सेपरेटली रह रही है। मेक श्योर कि जो कैलकुलेशन जो है हमारा 1 साल दोनों पार्टीज अलग अलग रह रही है वो फिट बैठता हो। ऐसा नहीं है कि हम जो वाइफ है वो 1 महीना पहले ही वो अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़कर गई है, ऐसा कंडीशन जो होगी वो आप केस में जो है वो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकती है, इसीलिए आप ये सारी कैलकुलेशंस प्रॉपरली कर लें। 5th जो हमारा पैराग्राफ होगा वो होगा कि रीजन क्या है कि दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन एज दे हैव रीच्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसके बाद में यहाँ पर जो डैश है यहाँ पे भी आप लोगों को सोलेमनाइजेशन डेट डालनी है मैरिज की। 6th पैराग्राफ मेंशन अबाउट द कस्टडी ऑफ चाइल्ड। अगर कोई बच्चा है उनका तो उसकी कस्टडी किसके पास होगी और रिलेटेड कंडीशंस क्या क्या होगी। अगर माँ के पास है तो जो फादर है वो बच्चे से कब कब मिल सकता है या फिर वाइस वर्सा। 7th कंडीशन मेंशन अबाउट स्त्रीधन और एनी अमाउंट ऑफ एलिमनी फॉर विच बोथ द पार्टीज अग्रीड। यानी कि अगर कोई एलिमनी बाकी है जो पार्टीज रेडी है देने के लिए या फिर कोई स्त्रीधन देना बाकी है तो ऐसे केस में भी आप लोग जो उसका जो डिटेल होगा वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। 8th पैराग्राफ में आप डालेंगे कि पेटिशनर्स जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे की लाइफ में, एक बार डिवोर्स हो जाएगा उसके बाद। 9th पैराग्राफ आप देख लीजिए, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। कुछ पैराग्राफ है जैसे ज्यूरिसडिक्शन के पॉइंट्स है या फिर मैंडेटरी पॉइंट्स है वो सब तो वैसे ही रहेंगे। अब 11th पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सोशल सर्कल है या फिर सोशल साइट्स है वहाँ पे पार्टीज एक दूसरे के बारे में कोई भी गलत बात नहीं करेंगे या एक दूसरे को हरास नहीं करेंगे। उसके बाद 12th पॉइंट और 13th पॉइंट वैसे ही होगा। यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे भी सोलेमनाइजेशन डेट आएगी। 14th पॉइंट में हम मेंशन कर रहे हैं कि ये कोर्ट के पास में ज्यूरिसडिक्शन है और ज्यूरिसडिक्शन क्यों है, क्योंकि पार्टीज इस एरिया में रहते थे इसीलिए कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, ये हमें मेंशन करना है। उसके बाद 15th पॉइंट कहता है कि दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी कल्यूजन या कन्विंस नहीं है, जो हमने पहले ही कंडीशन में डिस्कस किया है। 16th से लेकर 19th पॉइंट तक एग्जैक्ट सेम होगा, वहां पे कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे प्रेयर मेंशन करनी है। सोलेमनाइजेशन का डेट आएगा यहाँ पर, उसके बाद में जो प्रेयर है वो भी एग्जैक्ट सेम होगी। अगर प्रेयर में आप लोगों के पास में कोई दूसरा पॉइंट है कि स्त्रीधन रिटर्न करना है या फिर कोई एलिमनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डेट है, दोनों पार्टीज हैं उनके सिग्नेचर्स हैं और एडवोकेट की सिग्नेचर है। यहाँ पे दोनों पार्टीज के वेरिफिकेशन होंगे। वेरिफिकेशन में आप जहाँ पे जो डैश दिख रहा है वहाँ पे एज होगा और ये एग्जैक्टली सेम होगा। सेम गोज फॉर द सेकेंड पार्टी, यहाँ पे भी सेम जो है वेरिफिकेशन का क्लॉज होगा। उसके बाद में वकालतनामा होगा। वकालतनामा इसका भी मैंने ड्राफ्ट मेंशन कर दिया है आपको। उसके बाद में इंडेक्स होगा। इंडेक्स में हम क्या क्या डाल रहे हैं, रोजनामा, ओरिजिनल पिटीशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो एग्जिबिट्स हैं वो है, और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटिंग एडवोकेट, वकालतनामा। डोंट वरी, ये सारी जो चीज़ें हैं एप्लीकेशन वगैरह ये नीचे है, ये भी आपको मैं बताने वाली हूँ। पेटिशनर नंबर 1 और पेटिशनर नंबर 2 के सिग्नेचर्स इंडेक्स पे ज़रूरी है। उसके बाद में हम यहाँ पर डालने वाले हैं एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ पेटिशनर नंबर 1 और सेम गोज फॉर द पेटिशनर नंबर 2। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द ड्राफ्ट। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर आपके केस के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स है वो आप यहाँ पे मेंशन करना मत भूलिए। उसके बाद में ये हो गया पेटिशन नंबर 1 के लिए और ये हो गया 2 के लिए। यहाँ पे अब हमारे पास में है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये सारे होंगे। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है जो आपके केस के फैक्ट के हिसाब से फिट बैठता है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है मेमो ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस। दोनों पार्टीज के जो एड्रेस है जहाँ पे वो रहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद में है एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटिंग एन एडवोकेट इन दी अबव मैटर। यहाँ पे जो ड्राफ्ट आपको दिख रहा है वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा, ये आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक डॉकेट है, ये डॉकेट पे एग्जैक्टली वैसा ही होगा। उसके बाद में कंसेंट टर्म है। कंसेंट टर्म में भी वही डिटेल्स आएगी जो हमारे केस की डिटेल्स है, जो हमारे केस के फैक्ट्स हैं वही यहाँ पर डाले जाएंगे। एंड मेक श्योर दैट यू अरेंज द पेपर्स अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जो 8 पॉइंट है यहाँ पे आपको मेंशन करना है स्त्रीधन या फिर अदर क्लेम्स जो है वो पार्टीज के बीच में अग्री हुए हैं वो। और 9 पॉइंट में आपको मेंशन करना है अबाउट द चाइल्ड एंड हिज और हर कस्टडी। अगर कोई बच्चा है उनका तो उसकी कस्टडी के बारे में, और कोई भी अगर अग्रीड कंडीशन है तो उसके बारे में।
यहाँ पे हमारा जो कंसेंट टर्म है वो खत्म हो गया और यहीं पे हमारा जो ड्राफ्ट है वो सैम्पल ड्राफ्ट है वो खत्म हो गया है। इसके बाद में जहाँ पे हम लोगों ने देखा था डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जब इसका प्रिंट आउट आप निकालते हैं वहाँ पे अटैच करने होंगे और प्रॉपरली आपको हर एक पेज पे सिग्नेचर लेनी होगी। ये होने के बाद में पार्टीज की सिग्नेचर्स लेने के बाद में आपको इसे ऑनलाइन फाइल करना है। ऑनलाइन फाइलिंग का जो प्रोसीजर है वो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन प्रोसीजर का भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद में ये जो होगा ऑनलाइन फाइल होगा और जो आपके केस डिटेल्स है वहाँ पे आपको एक डेट मिलेगी जो कोर्ट की तरफ से होगी। और उसके पहले अगर आपके कुछ कंपाइलेशंस होंगे या फिर अगर आपको कुछ भी ऑब्जेक्शन आता है कोर्ट की तरफ से, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन कोर्ट रेज करती है तो उसे आपको रिमूव करना होगा। उसके बाद में कोर्ट आपको एक डेट देगी, उस डेट में आपको दोनों पार्टीज के साथ में अपियर होना पड़ेगा कोर्ट के सामने। यहाँ पे अगर दोनों पार्टीज ने अपने अपने अलग अलग एडवोकेट्स अपॉइंट किए हैं तो यहाँ पे जो माइन्यूट चेंजेस है, यानी कि जो एडवोकेट के 2 नाम हो जाएंगे और दोनों पार्टी के साथ में दोनों एडवोकेट्स कोर्ट के सामने अपियर होंगे। जब आप कोर्ट के सामने अपियर होंगे तो उसके बाद में आपकी दोनों पार्टीज हैं उनका कंसिलिएशन होगा। उन्हें एक कंसिलिएटर के सामने भेजा जाएगा। 1 से 2 कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स होती है। उसके बाद में जो रिपोर्ट है कंसिलिएशन का वो दोबारा कोर्ट के पास भेजा जाता है और कोर्ट हमें आफ्टर 6 मंथ्स की एक डेट देती है। वो 6 महीने की डेट जो है वो उसके बाद में हम लोगों को क्लेम एफिडेविट फाइल करना होता है और उसके बाद में डिवोर्स डिक्री जो है वो पास हो जाती है कोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर हम ये 6 मंथ्स का टाइम पीरियड वेव ऑफ करना चाहते हैं तो एक वेवर एप्लीकेशन कोर्ट के सामने हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये जो हम वेवर एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस एप्लीकेशन में ये लिखा होगा कि पार्टीज के बीच में ऑलरेडी जो सेटलमेंट के इश्यूज है वो रिजॉल्व हो चुके हैं या फिर पार्टीज मोर देन 18 मंथ से अलग अलग रहती है। अब 6 मंथ्स के बाद क्या होगा, 6 मंथ्स के बाद की जो डेट हमको मिलेगी उसके बाद हम लोगों को क्लेम एफिडेविट फाइल करना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लेम एफिडेविट का क्या ड्राफ्ट है, उसका प्रोसीजर क्या है। क्लेम एफिडेविट जो है वो मैंने अभी जो पहले ड्राफ्ट दिखाया है वो अभी रिसेंटली फाइल हुआ है, इसीलिए उसका 6 मंथ्स का टाइम पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये मैं दूसरे केस का आपको दिखा रही हूँ। ड्यू टू प्राइवेसी बाकी जो केस की डिटेल्स है या फोटो सिग्नेचर वगैरह है वो मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पे आप लोगों को फोटोज अटैच करने हैं और उसके ऊपर एक क्रॉस सिग्नेचर लेनी है पार्टीज की। आप देख सकते हैं ड्राफ्ट इस तरह का होगा। उसके बाद में ये जो क्लेम एफिडेविट है वो दोनों पार्टीज का बनेगा। पेटिशनर नंबर 1 का एक अलग बनेगा और पेटिशनर नंबर 2 का अलग से बनेगा। उसके बाद में आप यहाँ पर जो डिटेल्स है जो पार्टीज का जो हमने फैक्ट लिखा है केस का जो पहले हमने पेटिशन में डाला था वो सारे जो फैक्ट है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे आप क्लेम एफिडेविट में। वीडियो को पॉज करके आप इसको रेफर कर सकते हैं। 7th पॉइंट में मैंने लिखा है द पेटिशनर स्टेट दैट आई डू। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मेंशन अबाउट मेंटेनेंस एंड अदर क्लेम्स एक्सेट्रा। पेटिशनर्स जिस भी एक ग्राउंड पे अग्री हुए हैं कि ये मेंटेनेंस जो है वो हम जो हस्बैंड है वो वाइफ को देगा या फिर जो भी आप दोनों के बीच में अग्री हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। 8 पॉइंट में आपको मेंशन करना है अबाउट दिस स्त्रीधन एक्सेट्रा। जो भी स्त्रीधन के बारे में डिटेल्स है वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर स्त्रीधन रिटर्न हो चुका है तो उसके बारे में भी आपको फैक्ट्स लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट पैराग्राफ में लिखा है द पेटिशनर्स हैव रिटर्न ऑल दीज आर्टिकल्स ऑर्नामेंट्स टू ईच अदर ऑन द डे ऑफ साइनिंग ऑफ द पिटिशन फॉर डिवोर्स। तो ये मेरे केस के फैक्ट्स हैं, आपके जो फैक्ट्स हैं वो अलग हो सकते हैं, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर पैराग्राफ्स को चेंज करते जाएंगे। ये जो पैराग्राफ्स है वो एग्जैक्ट सेम तो नहीं होंगे, आपको ये पढ़ना होगा और उसके बाद में आपके केस के हिसाब से इसको आप चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर डेट है और जो एडवोकेट है उनके सिग्नेचर्स हैं। बाद में वेरिफिकेशन आएगा पेटिशनर नंबर 1 का और उसके बाद में ये जो क्लेम एफिडेविट है वो खत्म हो जाता है। द सेम क्लेम एफिडेविट टू बी मेड फॉर पेटिशनर नंबर 2। सेम जो हम है वो पेटिशनर नंबर 2 के लिए बनाएंगे और वहाँ पे भी सेम ही डिटेल्स होंगे, लेकिन जो सिग्नेचर्स वगैरह है वो बस चेंज हो जाएंगे। ये ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे दोनों पार्टीज के सिग्नेचर्स होने चाहिए, क्रॉस सिग्नेचर्स फोटोज के ऊपर। फोटोज अटैच होंगे, उनके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर्स होंगे। अब जब ये क्लेम एफिडेविट आप ऑनलाइन फाइल करेंगे, ये क्लेम एफिडेविट भी मेक श्योर कि आप ऑनलाइन फाइल करें क्योंकि ये कोर्ट के सामने आप फिजिकली नहीं दे सकते। जब आप इसको ऑनलाइन फाइल करेंगे तो कोर्ट में जो हमारे जज होते हैं वो जज अपने स्क्रीन पे ये देखेंगे कि इसके बाद में वो इसको पूरा अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे
और फिर पार्टीज से क्वेश्चंस किए जाएंगे कि अब वो दोनों रेडी है डिवोर्स के लिए और दोनों के बीच में कोई भी क्लेम बाकी नहीं है एटसेट्रा। जब वो सारी जो है डिटेल्स वो कोर्ट के पास चली जाती है, उसके बाद में कोर्ट जो है वो अपना डिक्री पास कर देता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस दिन हमने क्लेम एफिडेविट फाइल की है और जिस दिन ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई है उसी दिन जो डिक्री है वो रेडी हो जाए। डिक्री को रेडी होने में टाइम लगता है। तो उसके बाद आप 15 डेज या फिर आफ्टर 2 वीक्स आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और डिवोर्स का डिक्री जो है वो हासिल कर सकते हैं। जब एक डिवोर्स डिक्री आपके हाथ में आ जाती है, इसका मतलब है कि प्रोसीजर खत्म हो गया है। तो इसके साथ साथ में हमने ये जो एंटायर प्रोसीजर है कि जो म्यूचुअल डिवोर्स होता है उसका प्रोसीजर क्या है, एक एक स्टेप जो है वो हमने इस वीडियो में अच्छे से समझा है। आपको कोई भी सजेशन या फिर अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर कोई भी दूसरे प्रोसीजर का आपको वीडियो चाहिए, ऐसे डिटेल प्रोसीजर चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ विस्टा। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बाकी प्रोसीजर्स भी आपको बताती हूँ और इसके थ्रू आपको जो लीगल प्रोसीजर्स है वो सीखने में हेल्प होगी।